आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। हम इस यूट्यूब चैनल छपरा से बिहार तक के कार्यक्रम शहर शहर में आपका स्वागत करते हैं। आपको मालूम हो कि हम इस कार्यक्रम शहर शहर के माध्यम से बिहार के विभिन्न जिलों एवं शहरों के बारे में बताते हैं और उनसे संबंधित विभिन्न पक्षों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको छपरा म्यूजियम यानी छपरा संग्रहालय लेकर चलता हूँ। छपरा बिहार राज्य के सारण जिला एवं सारण प्रमंडल का मुख्यालय है। सारण प्रमंडल एक ऐसी जगह है जहाँ की संपूर्ण भूमि ऐतिहासिक धरोहरों एवं पुरातात्विक संपदा से भरी पड़ी है। छपरा संग्रहालय बिहार राज्य के महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से एक है। यह छपरा स्थित ढाई आखर भवन में स्थित है। यह संग्रहालय कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत संग्रहालय निदेशालय पटना द्वारा संचालित किया जाता है। छपरा संग्रहालय पहुंचने के लिए दो मुख्य रास्ते हैं। अगर आप छपरा के म्युनिसिपैलिटी चौक से श्री नंदन पथ पर पश्चिम दिशा में पुराने बस अड्डा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय सारण के बाद छपरा संग्रहालय स्थित है। वहीं छपरा के पुराने बस अड्डा से पूर्व दिशा में म्युनिसिपैलिटी चौक की तरफ आगे बढ़ने पर कुछ ही दूरी के बाद यह आपको अपने बाईं तरफ दिख जाएगा। तो अभी मैं संग्रहालय के ठीक सामने खड़ा हूँ। यह पूर्वी साइड है जो म्युनिसिपैलिटी चौक की तरफ जाती है और यह पश्चिमी साइड जो पुराने बस अड्डा की तरफ जाती है, जिधर से मैं अभी आ रहा हूँ। तो आइए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ से अंदर प्रवेश करते ही यह पासेस या गलियारे की तरह रास्ता बना हुआ है, जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं जो वाकई मन को मोह रहे हैं। और कुछ और आगे बढ़ने पर आपके बाईं तरफ यहाँ एक छोटा सा खूबसूरत उद्यान है, जिसके सौंदर्यीकरण का कार्य अभी प्रगति पर है। इसके बाद यहाँ यह संग्रहालय का मुख्य बिल्डिंग है। लोगों को आकर्षित करने के लिए कि लोग यहाँ आएं और यहाँ आकर बैठें, इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ बैक रेस्ट के साथ लकड़ी के कई सारे बेंच भी फिक्स किए गए हैं। तो आइए अब हम मुख्य परिसर में चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रवेश द्वार पर ही कुछ सूचनाएं दर्शाई गई हैं। दाहिनी साइड पर सारण एवं सारण प्रमंडल के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों और इस संग्रहालय में दर्शाई गई पुरावशेषों के बारे में बताया गया है और साथ ही सारण प्रमंडल के विभिन्न विभूतियों के नाम से भी अवगत कराया गया है। मेरी राय है कि यहाँ आने वाले आगंतुकों को इसे जरूर पढ़ लेना चाहिए। इससे उन्हें इस क्षेत्र और इस संग्रहालय से संबंधित संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ लोगों से निवेदन किया गया है कि वह संग्रहालय में छड़ी, छाता, झोला, बैग, गट्ठर, बंडल, सूटकेस इत्यादि लेकर प्रवेश न करें। संग्रहालय के अंदर बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला या गुटखा आदि का प्रयोग न करें। प्रदर्शित वस्तुओं को न छुएं और जहाँ तक प्रदर्श की फोटोग्राफी की बात है तो वह केवल शोध एवं अध्ययन हेतु सहायक संग्रहालय अध्यक्ष के पूर्व अनुमति से ही ली जा सकती है। यहाँ आने वाले आगंतुकों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। मुख्य परिसर में प्रवेश करते ही हमारा सामना इस प्रस्तर पुरावशेष से होता है, जो एक विशाल द्वार स्तंभ है। ऐसे द्वार स्तंभों का उपयोग उस काल में मंदिरों के प्रवेश द्वार के रूप में होता था। काले बेसाल पत्थर से निर्मित यह द्वार स्तंभ पालकालीन है, जिसकी प्राप्ति गोपालगंज से हुई थी। इस द्वार स्तंभ को देखकर आप उस काल के जटिल नक्काशी और उन्नत शिल्प कला का अंदाजा भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ संग्रहालय का कार्यालय है और इससे आगे बढ़ने पर यहाँ संपूर्ण भारतवर्ष से संबंधित उत्कृष्ट स्थापत्य एवं शिल्प कला को दर्शाती ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कुछ दुर्गों, मंदिरों एवं मूर्ति चित्रों को शोकेस किया गया है। और इसके बाद यह एक कक्ष या कमरा है। आप देख सकते हैं इसमें पुरातात्विक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व की मूर्तियां और पट्टिकाएं आदि दर्शाई गई हैं, जिनमें से कुछ विखंडित भी है। तो आइए अब हम इन्हें एक एक कर नज़दीक से देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह महिषासुरमर्दिनी का एक खंडित मूर्ति है। यह पाल काल का है और यह गोपालगंज जिले से प्राप्त किया गया है।
इसके बाद आगे यह हजार बुद्ध पट्ट है। इसमें बुद्धा के ध्यान मग्न अवस्था में उनके चेहरे और मुद्रा में आए विभिन्न भावों और परिवर्तनों को दिखाया गया है। यह गुप्तोत्तर काल का है और ताराडीह गया जिला से प्राप्त किया गया है। यह भी हजार बुद्ध पट्ट है। यह भी गुप्तोत्तर काल का ही है और ताराडीह गया जिला से ही प्राप्त किया गया है। इसके बाद यह एक स्तूप है जिसको मनौती स्तूप के नाम से जाना जाता है और यह पालकालीन है। यहाँ खंडित प्रभा मंडल पर महापरिनिर्वाण मुद्रा में बुद्ध की एक प्रतिमा रखी गई थी, जो फिलहाल यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। यह पालकालीन है और काले बेसाल पत्थर से बना हुआ है और इसका प्राप्ति स्थान ताराडीह गया जिला है। यहाँ से आगे बढ़ने पर यह एक भव्य विष्णु प्रतिमा है जो पालकालीन है और इसका प्राप्ति स्थान इकसार एकमा प्रखंड सारण जिला है। यह बौद्ध देवी तारा की मूर्ति है। यह पालकालीन है और ताराडीह गया से प्राप्त हुआ है। यह नवग्रह है। इसका कालक्रम 12वीं सदी है और यह दरौली सीवान जिला से प्राप्त हुआ है। यह उमा महेश्वर की प्रतिमा है। इसका कालक्रम 10वीं से 11वीं सदी है और इसकी प्राप्ति सिलौर सारण जिला से हुई है। और आखिर में यह एक खंडित प्रभा मंडल है। यह पालकालीन है और इसकी प्राप्ति स्थान घाटशिला गया जिला है। सब देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस कक्ष में दर्शाई गई पुरातात्विक महत्व की मूर्तियां एवं पट्टिकाएं पाल और उत्तर गुप्तकालीन हैं। उत्तर गुप्त राजवंश की स्थापना गुप्त राजवंश के पतन के बाद हुई। इस काल में कला और वास्तुकला का विकास पहले की तरह बदस्तूर जारी रहा। इस राजवंश का शासन मगध और मालवा पर था। उत्तर गुप्त राजवंश का शासनकाल 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक रहा। वहीं पाल वंश के स्थापना के पीछे क्षेत्र में फैली अराजकता थी, जिसका लाभ उठाकर गोपाल नामक बंगाल के एक स्थानीय सरदार द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई। इस काल में बौद्ध धर्म, शिक्षा, कला, मूर्तिकला और वास्तुकला का विकास और संरक्षण हुआ। यह राजवंश बिहार और बंगाल में शासन करने वाला एक शक्तिशाली राजवंश था। इसका शासनकाल 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक रहा। इस तरह इस कक्ष में रखी ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व की सारी वस्तुएं 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक की हैं और साथ ही सब के सब काले बेसाल्ट पत्थर से निर्मित किए गए हैं। उस काल में काला बेसाल्ट पत्थर संथाल परगना और कैमूर की पहाड़ियों से प्राप्त की जाती थी। गौरतलब है कि ये सब के सब बौद्ध अथवा हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं या उनसे संबंधित हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो यहाँ कहना जरूरी है वह यह है कि ये सब के सब जटिल नक्काशी और उत्कृष्ट शिल्प कौशल को भी दर्शाते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे कक्ष में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या प्रदर्शित किया गया है। आप यह तो समझ ही रहे होंगे कि संग्रहालय एक ऐसी जगह होती है जहां ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक महत्व की कृतियों एवं वस्तुओं का संग्रह, संरक्षण, अध्ययन एवं प्रदर्शनी की जाती है। उत्खनन, सर्वेक्षण एवं दान आदि के माध्यम से संग्रहित सांस्कृतिक धरोहरों को संग्रहालयों में संरक्षित एवं उनका दस्तावेजीकरण किया जाता है। यह ज्ञान, अनुसंधान एवं शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र होता है जहां लोग अपने अतीत की विरासत को देख और समझ सकते हैं। संग्रहालय विभिन्न प्रकार के होते हैं और यह संग्रहालय अपने प्रकृति एवं संग्रहित सामग्रियों के दृष्टिकोण से एक पुरातत्व एवं कला संग्रहालय की श्रेणी में आता है। ऐसे संग्रहालयों में विभिन्न आकार प्रकार की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन एवं पात्र, विभिन्न प्रकार के आभूषण, अभिलेख, स्थापत्य मॉडल, सिक्के, चित्र, वस्त्र, शस्त्र आदि का संग्रह और प्रदर्शन किया जाता है। ये संग्रहालय न केवल जन सामान्य को आकर्षित करते हैं बल्कि शोध और अध्ययन के लिए शोधार्थियों को मूल सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। इस कक्ष में चिरांद सारण जिला, बेलवा सारण जिला, छोटा नागपुर झारखंड से उत्खनन से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल से लेकर पाषाण काल, नवपाषाण काल, कुषाण काल, लौह युग और ताम्रपाषाण काल से संबंधित अस्थि, पकी मिट्टी और लोहे से बने पुरावशेष दर्शाए गए हैं। तो आइए अब इन्हें नजदीक से देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस शोकेस में चिरांद सारण जिला और बेलवा सारण जिला से उत्खनन से प्राप्त पकी मिट्टी के विभिन्न जानवरों की मूर्तियां एवं मानव मस्तक दर्शाए गए हैं जो कि कुषाण कालीन है। तो अब चलिए अगले शोकेस को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस शोकेस में हड्डी से बने तकुआ और आंख पर सुरमा लगाने की सलाई को दर्शाया गया है और साथ में लोहे से बने एक दाब को भी दर्शाया गया है।
हड्डी के बने ये औजार कश्मीर के नौपाषाण युगीन ग्राम वुज्रहोम के समान हैं। अब हम इन दोनों शोकेस के ठीक सामने फर्श पर रखे इस शोकेस को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें पके मिट्टी के मनके यानी मोती, हड्डी के बने फुकनी जिसे लोग आग सुलगाने के लिए उस पर हवा फूकने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, और एक गेंद के आकार का पके मिट्टी का गोला है जिसे संभवतः शिकार को चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। इस शोकेस में रखे सारे पुरावशेष ताम्रपाषाण काल के हैं और लगभग 1700 ईसा पूर्व के हैं। अब चलिए यहां से आगे देखते हैं। इस शोकेस में 12 सिंघे के सिंह और हड्डियों से निर्मित विभिन्न कार्य उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरणों को दर्शाया गया है जो कि नौपाषाण काल के हैं। इनका प्राप्ति स्थान चिरांद, सारण जिला है। अब हम आगे देख लेते हैं क्या कुछ दिखाया गया है। इस शोकेस में छोटा नागपुर झारखंड में उत्खनन से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण यानी पत्थर के उपकरण जैसे हस्तकुटार, खुरचनी, ब्लेड, कोर और फ्लेक को दर्शाया गया है जो कि प्रागैतिहासिक काल के हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी जिस काल से संबंधित कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। अब इसके बाद एक और शोकेस है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं इस शोकेस में मुख्य रूप से हिरण और 12 सिंघे के अस्थि यानी हड्डी से निर्मित बानाग्रे एवं बेधक को दर्शाया गया है। इनको तीर के आगे फिक्स कर दिया जाता था ताकि वह शिकार को अच्छे से बेध सके। इन पुरावशेषों को चिरांद, सारण जिला से प्राप्त किया गया है। ये नौपाषाण काल से लेकर NBPW काल तक के हैं। भारत में नौपाषाण काल को 6000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है। वहीं NBPW यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के काल को 700 या 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक के काल से जोड़ा जाता है। तो यहाँ तो बस इतना ही है। अब आइए हम इस संग्रहालय में बने ऑडिटोरियम को भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यह काफ़ी स्पेशियस है। इस ऑडिटोरियम में लगभग 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इस ऑडिटोरियम को बाहरी लोग, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स इत्यादि भी किराए पर लेकर अपने वार्षिकोत्सव, सभा, गोष्ठी आदि का आयोजन कर सकते हैं। शर्त है यह पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप छपरा संग्रहालय के कार्यालय से संबंध स्थापित कर सकते हैं। अंत में बिहार के मुख्यमंत्री, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री महोदय एवं सचिव और बिहार म्यूजियम के निदेशक को इस माध्यम से संबोधित करते हुए कहना चाहूँगा कि इस संग्रहालय को अधिक समृद्ध और आकर्षक बनाने की जरूरत है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और छात्रों को शोध एवं अध्ययन के लिए आकर्षित किया जा सके। साथ ही इस संग्रहालय को म्यूजियम कम चिल्ड्रन पार्क में तब्दील किया जाए और शोध एवं अध्ययन के दृष्टिकोण से यहाँ एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए। साथ ही रोड साइड के बाहरी हिस्से को आकर्षक एवं द्रष्टव्य बनाया जाए ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता आए और इसे छपरा के जनप्रिय स्थल में तब्दील करने में मदद मिल सके। धन्यवाद।